एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आज इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ मेरी एक स्टूडेंट सृष्टि को। ठीक है, इसने पूरा प्रिपरेशन गेट का हमारे साथ किया लगभग 2 साल के बैच में, और आज फाइनली इसने एक सिक्योर किया है अपना एक पोजीशन किसके अंदर, एनआईटी सूरतकल के अंदर। तो कांग्रेचुलेशन सृष्टि। थैंक यू सर। सृष्टि, अपने बारे में थोड़ा सा अपने जूनियर्स को और अपने कलीग्स को बताओ जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि रनोलिया है। मैंने अपना बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में किया है और अभी मुझे एनआईटी सूरतकल में एडमिशन मिला है फॉर एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो सृष्टि देखो, एज अ फीमेल कैंडिडेट जनरली क्या होता है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक डिपार्टमेंट है, एक बहुत अच्छा एग्जाम है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भी है, क्योंकि गर्ल्स के लिए 33.33% का रिजर्वेशन है उसके अंदर। तो आप जब कॉलेज में पढ़ रहे थे कभी एक सेकंड थॉट नहीं आया कि हम गेट की तैयारी करने जा रहे हैं पर जीपीएससी का तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा? नहीं सर, क्योंकि मुझे मास्टर ही करना था और मेरा एम ही ये था कि मुझे अगर एमटेक ही करना है तो गेट ही था मेरे लिए। ओके, तो देखिए बेटा, अगर आपका गोल क्लियर है ना कि आपको एमटेक करना है या कोई दूसरी फील्ड में जाना है जिसमें आपको गेट बहुत इजीली भेज पाएगा, तो बच्चा थर्ड सेम में डिसाइड कर लेता है कि उसे गेट एग्जाम करना चाहिए, क्योंकि गेट के थ्रू मल्टीपल आपके लिए दरवाजे खुलते हैं जहाँ पे आप अलग अलग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो सृष्टि देखो, सबसे पहले तो बच्चों को ये बताओ कि तुमने गेट की प्रिपरेशन शुरू कब से की, दूसरा तुम्हें कैसे पता चला कि एक्यूमेन से ही प्रिपरेशन करनी है हमें? मैंने गेट की प्रिपरेशन 2022 में दिसंबर से स्टार्ट की थी। मतलब थर्ड सेम में? हाँ सर। और मुझे यहाँ का मतलब मैंने गूगल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च किए थे और मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ का पता उनके थ्रू मिला था। और बाकी सब इंस्टीट्यूट के डेमो लेक्चर्स मुझे नहीं पसंद आए थे, तो मैंने ये इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया। मतलब देखो यार, अगर तुम लोग गूगल में जाते हैं ना तो कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, देखो करियर का फैसला है ना, आज के डेट में क्या है ना, बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, कुछ 6,000 में, कुछ 8,000 में, कुछ 10,000 में भी हैं, पर आपको ना ये देखना है कि आपको आपका एंड गोल क्या है ना। कुछ चीज़ें होती है प्रूवन, जहाँ पे आप विश्वास कर सकते हो। तुम लोगों ने विश्वास किया, तुम लोग आज पहुँच गए। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं हमें हिट एंड ट्रायल खेलना है कि भैया आज ले तो लेते हैं 6,000 8,000 में, क्या ही जा रहा है, बट होता क्या है लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट आप कहीं नहीं पहुंच पाते, वो आपके 8,000 भी वेस्ट हो जाते हैं। तो मम्मी पापा का 8,000 रुपया भी इंपॉर्टेंट है भैया, मैं तो बोलता हूँ 100 रुपया भी इंपॉर्टेंट है अगर माँ बाप का खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा अपना डिसीजन सही लो, फैसला सही टाइम पे लो। थर्ड सेमेस्टर एक राइट टाइम है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। उसकी बहुत सारे रीजन है। एक रीजन मैं बताता हूँ इसके लिए कि कोई बच्चा का जब थर्ड सेम से ज्वाइन करता है ना, तो सबसे पहली बार गेट कब लिखता है वो? सृष्टि कब लिखेगा? थर्ड ईयर में, मतलब ऑलमोस्ट फिफ्थ सेम में। हाँ, फोर्थ सेम क्रॉस हुआ, फिफ्थ सेम में एंटर हुए तब। तो फिफ्थ सेम में जब पहली बार गेट लिखता है बच्चा, तुम लोग को भी मैंने यही बोला था कि उस समय पे अपने आईआईटी या एनआईटी की सीट एटलीस्ट सिक्योर कर लो, क्योंकि गेट का स्कोर कार्ड आईआईटी एनआईटी से मास्टर्स करने के लिए 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो पहले तो फिफ्थ सेम में वो सिक्योर कर लिया। अभी 7th सेम में हमारा फाइनल अटेम्प्ट बचा हुआ है। जो बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करते हैं, फिफ्थ सेम में ज्वाइन करते हैं कि 7वें सेमेस्टर में गेट लिखना है तो फिफ्थ सेम में ज्वाइन कर लो। बिल्कुल नहीं। जब आपने थर्ड सेम में ज्वाइन किया, फिफ्थ सेम में आपने पहली बार गेट दिया, आईआईटी एनआईटी सिक्योर कर लिया आपने, अब आपके पास पूरा 1 साल पड़ा है आपके पीएसयू को हिट करने के लिए। अब आप मेहनत करिए और पीएसयू क्रैक कर लीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, पीएसयू में जाना है, आईआईटी में जाना है या एनआईटी में जाना है। आप चॉइस आपके हाथ में, देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल गए, चॉइस आपके पास है। अब आप एक सिलेक्ट करेंगे। अब अगर इसके अलावा फिफ्थ सेम में ज्वाइन करते तो अगर सिर्फ एक ही चॉइस बचती, या तो आईआईटी या तो एनआईटी। पीएसयू कहीं से कहीं तक दिखता ही नहीं है आपको। इसीलिए थर्ड सेमेस्टर एक राइट टाइम है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो सृष्टि, जैसे बच्चों का बहुत डाउट होता है कि मैं कैंपस की तैयारी करूं, इसकी तैयारी करूं, उसकी तैयारी करूं, है ना। गेट तो एक सब्सिडरी हो जाता है बाद में, यार गेट तो मैं बाद में सोचूंगा, पहले मुझे जॉब तो मिल जाए। तो बच्चों को ये बताओ, क्या कैंपस में बैठना चाहिए? कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं ना, कॉलेज कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो जाना ही है। ठीक है, पता चला वहाँ भी नहीं जाऊँ तो फिर तो काम हो गया। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या कैंपस प्लेसमेंट बच्चों को बैठना चाहिए? फर्स्ट थिंग तो कैंपस प्लेसमेंट बैठना चाहिए या नहीं, और दूसरा अगर कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लग गई तो क्या वहाँ जाना चाहिए या वहाँ नहीं जाना चाहिए? हाँ, मैं कैंपस प्लेसमेंट में मैं बैठी थी और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था वर्ली में। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है कि कैंपस प्लेसमेंट कैसा होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उसे कैसे फेस करना है, तो
उसके लिए आप बैठो, नो इश्यू, बट आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपका मेन एम गेट रहना ही चाहिए। तो वो मेरा डाइवर्ट नहीं हुआ था एंड मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया क्योंकि मुझे ऑफकोर्स NIT मिल रहा है, तो मैं प्लेसमेंट क्यों लूँ। देखो यहाँ से चीज बहुत क्लियर है, प्लेसमेंट तो हुआ, वर्ली में भी वो कंपनी भी अच्छी थी, पैकेज भी अच्छा था, ठीक है, बट एज ए इंजीनियर है ना, कभी भी इंजीनियर की तरह ग्रोथ करना है ना, आपको अपने आप को एक इंजीनियर मानना है और अच्छे से डेवलप होना है एज ए इंजीनियर, गुड इंजीनियर या बेस्ट इंजीनियर, तो आपको अभी और पढ़ना है, क्योंकि ये कमाने का समय नहीं है, ठीक है। 22-23 साल कमाने की नहीं होती है, यहाँ पे आप थोड़ा मेहनत कर लो, अच्छे से एक बहुत अच्छा अपना नॉलेज को बढ़ा लो, उसके बाद तो लाइफ टाइम पड़ा है कमाने के लिए, है ना। और अगर IIT NIT में हो गया तो पैकेज की कोई लिमिट ही नहीं है यार, वहाँ तो ये सब मिल ही जाएगा। तो सृष्टि, बाकी बच्चों को ये बताओ कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी इस पूरे एग्जाम को लेकर। गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, तुमने क्रैक किया है, तुम्हें NIT भी मिला, ठीक है, और बहुत अच्छा NIT मिला है ना। जनरली क्या होता है, NIT वारंगल, सूरत और त्रिची बहुत अच्छे NITs में गिने जाते हैं, तुम्हें वो मिला, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटेजी क्या थी तुम्हारी, तुमने कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया? जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तभी तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस कर रही थी, पर जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आया तब मेरा मेन मोटो था कि जितनी बारी सब्जेक्ट का रिवीजन हो सके मैं वो करूं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन PYQs लगाऊं, उससे बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा तो टेस्ट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट का एक या 1.5 महीना टेस्ट देना, उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ना इस पूरी जर्नी में करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्कबुक जो हमें सॉल्व करनी चाहिए, कारण वो आपका एक रिदम सेट करता है कि आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चन समझ में आते हैं, कैसे हमको क्वेश्चंस को तैयार करना है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच फॉलो करना है। एक बार वर्कबुक हो गई, देन PYQ तो करना ही करना है, वो तो मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ये बताता है गेट में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब जब यहाँ तक हो गया, देन इसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम टेस्ट सीरीज पे भी आएंगे, डिटेल में बात करनी है, पर अभी के लिए टेस्ट सीरीज हो गई आपकी। एंड टेस्ट के इनिशियल फेजेस में मार्क्स इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब इनिशियली टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें अप्रोच पे ध्यान देना होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन इस टेस्ट में गलत हो गया तो अगले टेस्ट में वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मार्क्स कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, मान लो पहले टेस्ट में अगर मार्क्स हमारे 10 ही नंबर आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और अगले टेस्ट में हमारे 2 मार्क्स ही आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स जरूर गिरे हैं, पर आपने पहले टेस्ट में सपोज BOD का क्वेश्चन गलत किया और अगर अगले टेस्ट में वो क्वेश्चन सही हो गया BOD का, मतलब वो गलती दोहराई ही नहीं गई है, दूसरी बार वो रिपीट नहीं हुई गलती। तो यहाँ पे पहले इनिशियल फेजेस में हमें अप्रोच पे ध्यान देना है, बाद में हमें एंड में तो ध्यान देना ही है कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो सृष्टि, तुमने जब ये पूरी प्रिपरेशन की तो इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिस पे तुमने एकदम फोकस किया कि हाँ ये सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें तुमने ये सोचा हाँ ठीक ठाक अगर तैयारी कर ली तो भी काम चल जाएगा? मेन सब्जेक्ट्स तो है एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, जियोटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन। वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज लेते हैं पूरे एग्ज़ाम में। और दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे कि स्ट्रक्चर्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सोम है, वो थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चलेगा, उस पर थोड़ा नहीं करेंगे तो चलेगा, पर जो मेन सब्जेक्ट है वो करने चाहिए। और हाँ, इम्पोर्टेंट मैथ्स भी है, अगर उसमें भी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो तो उससे भी मार्क्स हम ला सकते हैं। बिल्कुल, तो लगभग 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो जो बच्चों को लगता है ना IIT मिलना बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, 50 मार्क्स आपके 5 सब्जेक्ट में ही आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने टेस्ट सीरीज से बात की थी सृष्टि कि टेस्ट सीरीज तो देना ही है, तो तुम मुझे बताओ टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए? टेस्ट सीरीज से मतलब आप जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स ऐसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ही ज़्यादा आ जाएंगे, आप डीमोटिवेट भी होगे क्योंकि मार्क्स कम आएंगे, पर आप जैसे जैसे देते जाओगे आपको अपनी भूल रियलाइज़ होती जाएगी और वो देना ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स कितने हो रहे हैं वो पता चलेगा और मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। तो भैया टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी है। चलो सृष्टि, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मुझे याद है जब तुम फर्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिशन लेने आई थी तो तुम मम्मी के साथ आई थी, ठीक है,
और जब अपन लोग काउंसलिंग रूम में बैठे हुए थे तो मम्मी का एक्सपेक्टेशन था कि मेरी बच्ची को NIT मिल जाए या IIT मिल जाए, कम से कम मतलब इतना तो मिल ही जाए। हाँ। अब तुम्हें NIT भी मिल गया, अच्छा ठीक है। अच्छा बाकी बच्चों को ये बता दूं, NIT त्रिची भी मिलता है इनको, पर इनकी चॉइस थी NIT सूरतकल, ठीक है। अब वो चॉइस क्यों थी वो मैं इन पे छोड़ता हूँ, वो उसको पब्लिक नहीं करते हैं, बट त्रिची भी मिल जाता है इनको, है ना। इनके मार्क्स इतने थे कि इनको NIT त्रिची भी मिल सकता था आराम से, ठीक है। तो सृष्टि, अब क्या फैमिली का, अगर मैं बोलूँ कि फैमिली कितनी खुश है आपको ये मिल गया है तो, और आप कितना अपने आप को मतलब एक होता है ना, हाँ यार मैंने ये अचीव कर लिया, ठीक है, कैसा लग रहा है अभी NIT मिलने के बाद? सर सच्ची बोलूँ तो जब मैं यहाँ आई थी तो NIT IIT का कोई वही नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी, और मेरी फैमिली को भी NIT IIT क्या होता है वो पता ही नहीं था। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट देख रहे थे, पर मैंने उन्हें बोला था कि नहीं मैं NIT IIT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं करूँगी क्रैक, और अभी तो मतलब ऐसा हो रहा है कि नहीं मैं NIT जा रही हूँ। यकीन हो पा रहा है? हाँ। तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से निकल के एक NIT तक पहुंचना मतलब अपने आप में भाई ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब आप ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट से पहुंचते हो ना, जहाँ पे पूरे इंडिया में से टॉप कैंडिडेट पहुंचते, देखो लगभग अगर मैं बात करूँ ना, एक कॉलेज से 60 बच्चे मिनिमम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, एक कॉलेज से। अब सोचो पूरे गुजरात में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। गुजरात के बाजू में जो बॉर्डर्स लगते हैं, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पूरे इंडिया में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। वहाँ से जो टॉप बच्चे हैं वो पहुँचते हैं IIT और NIT में। अब सोचो जब आप उनके साथ पढ़ाई करोगे आपका लेवल क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा तो यार इस पे तो अपने आप को एक प्राउड फीलिंग आनी ही चाहिए कि आप वहां तक पहुंच चुके हो। तो सृष्टि, मैं ज़्यादा इस इंटरव्यू को और लंबा नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू भी बोरिंग हो जाता है ना। और आज की जनता क्या रील्स वाली जनता है, तो इनको क्या जरा भी बोरिंग हुआ तो फटाक से आगे कर देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, इस पूरी जर्नी में एक्यूमेन ने कैसे हेल्प किया आपकी? यहाँ की जो बुक्स है वो बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें जो जैसे सब्जेक्ट्स चलते जाते हैं और जो टॉपिक्स के वाइज चलते जाते हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग से होते हैं, सो उसमें बहुत ही हेल्प रहता है। और PYQ में भी हर एक टॉपिक पर पर्टिकुलरली PYQ अलग अलग फ्रेम किए गए हैं, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। और सबसे ज़्यादा सर आप आपके मेंटरिंग की वजह से और आपके लेक्चर्स की वजह से, मतलब जैसे आपके लेक्चर्स में लगता है ना वैसे किसी के लेक्चर्स में फील नहीं हुआ अब तक। सो सारे टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव है, अच्छे हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बन रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है सृष्टि, जो मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए। इस पूरे सक्सेस के लिए तुम किसे क्रेडिट देना चाहती हो? सबसे पहले तो मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स और मेरी बड़ी बहन, उसने मुझे धक्का दिया है कि नहीं तुम्हें जाओ, ये तुम्हें करना ही है। और मेरी पूरी जर्नी में जो पकड़ के रखा है वो सर आप, क्योंकि आपके बगैर तो ये नहीं पॉसिबल होता। बीच में बहुत ही बार डीमोटिवेशन भी आया, ऐसा लगा है कि अब नहीं हो रहा, नहीं होगा, तब आपने खींचा है। और सब्जेक्ट्स में भी जब ना बन रहा हो तो उसमें भी कि नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, करिए। तो सर सबसे बड़ा क्रेडिट तो गुरु को होता है, तो आप देखिए इसने तो बहुत तारीफ कर दी मेरी, है ना। पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी बच्चे के सक्सेस में। मैं बहुत बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, बहुत पेरेंट्स से मिलता हूँ, पर कहीं ना कहीं ना मुझे एक चीज़ अभी भी लगती है, जो मम्मी पापा आज की डेट में ना अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि हाँ इन्हें हम भेजें कि नहीं भेजें पढ़ने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव एक्सपीरियंस आपके सामने है, ये बच्ची जिनकी पेरेंट्स को वाकई में मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस बच्ची का एडमिशन यहाँ करवाया और ये बच्ची ने उस चीज़ को सक्सेसफुली पूरा जर्नी को कंप्लीट किया और आज सक्सीड भी किया। तो आपको ही बोलता हूँ कम से कम एक मौका तो दीजिए अपने बच्चियों को। अगर मौका देंगे ना वो आपको प्राउड फील करवाएंगे ही करवाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको कि वो बच्चियाँ आपको प्राउड फील करवाएंगी ही, ठीक है। तो कम से कम एक मौका दीजिए अपनी बच्चियों को। तो सुश्री इस पूरे इंटरव्यू को एंड करते हैं, ठीक है, बाय लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुम अपनी पूरी जर्नी को, जब तुमने एक्यूमेन ज्वाइन किया, अगर वहां से तुम इस जर्नी को सम अप करना चाहो, ठीक है, एक समराइज्ड वे में, एक क्रिस्प वे में, तो कैसे इसको समराइज कर सकती हो?
जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरा यही एम था कि मुझे बस करना है, तो मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ प्रिपरेशन रखी थी और साथ में कॉलेज भी होता है, तो मतलब बहुत लोड आता है लास्ट में, बट टिके रहना है, करते रहना है और लास्ट में अगर कॉलेज का छोड़ना पड़े तो थोड़े टाइम के लिए छोड़कर सिर्फ गेट पर फोकस करना। गेट क्रैक करना बहुत ही इजी है, पर लास्ट तक टिके रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो हो जाएगा तो गेट क्रैक ऑब्वियसली हो जाएगा। देखो, जिन बच्चों को ऐसा डर लगता है ना सेमेस्टर एग्जाम से, सेमेस्टर एग्जाम पार्ट ही है गेट सिलेबस का, तो तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम तो सुधरेगा। ये दो अलग अलग नाव नहीं है, नाव एक ही है, बस ये है हम उस नाव को और कितना मजबूत कर रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो गेट की प्रिपरेशन करोगे सेमेस्टर एग्जाम निकल ही जाएगा। और जैसे सृष्टि ने कहा, गेट एग्जाम निकालना टफ नहीं है, उसकी जर्नी को एंड तक जीना टफ है। जो उस जर्नी को जी लिया ना, वो 100% एग्जाम को क्रैक करके ही रहेगा। ठीक है, तो मैं अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ सृष्टि को कि इसने NIT क्रैक किया। ठीक है, और फाइनली अब जा रही है अपनी NIT की जर्नी को आगे जीने। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे दूसरे कैंडिडेट के साथ जो अगेन सिलेक्ट हुआ है एक IIT में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।